इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। 1.2 अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के संबंधों में जैसा कि सामाजिक विज्ञानविद प्रतियोगिता तथा प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति के स्थान पर पारस्परिक सहयोग व संपूरकता की प्रवृत्ति अधिक है। आर्थिक परिदृश्य पर सामाजिक दृष्टि को केंद्र में रखते हुए विचार किए जाने की आवश्यकता। कुछ नए शास्त्रीय अर्थशास्त्री जैसे पेरेटो आगाह करते हैं कि आर्थिक परिदृश्यों का विश्लेषण सामाजिक अंतर्दृष्टि के बिना अधूरा है। 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध के अनेक शास्त्रीय समाजशास्त्रीय इस बात से अवगत थे कि उनके चारों ओर आर्थिक व सामाजिक दुनिया तेजी बदल रही है। यद्यपि उन दिनों समाजशास्त्र की सही पहचान नहीं मिल पाई थी, परंतु समाजशास्त्रियों को इस बात का पूरा ध्यान था कि उनके चारों ओर पूंजीवाद, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रौद्योगिक विकास तेज गति से हो रहा है और समाज पर उसका प्रभाव पड़ना तय। कार्ल मार्क्स तर्क देते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और पुनरुत्पादन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ज्यादा स्पष्टता से कहें तो समाज मूलतः अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द संगठित होता है तथा सामाजिक वर्गों की संरचना उत्पादन के खास स्वरूप पर निर्भर करती है। जबकि मैक्स वेबर ने आर्थिक संरचनाओं तथा सामाजिक गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में सांस्कृतिक घटकों की विशेष भूमिका रहती है। आधुनिक पश्चिमी दुनिया में पूंजीवाद का उद्भव में प्रतिवादी सोच की अधिक प्रासंगिकता है। एमिल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों तथा समाज को सामूहिक चेतना के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। दुर्खीम आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के विशिष्ट गतिविज्ञान की भी समझना चाहते था तथा यह भी जानना चाहते थे कि श्रम विभाजन समूहों तथा एकजुटता के निर्माण की व्याख्या किस प्रकार करता है। वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ समाजों में विविधता और बढ़ी है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक सामंजस्यों का उदय हुआ है। अर्थव्यवस्था और समाज के ये वर्गीय विश्लेषण आर्थिक समाजशास्त्र की आधारशिलाएं हैं। सामाजिक सिद्धांतकारों ने उभरते औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्रांतियों के साथ तालमेल बैठाते हुए सामाजिक महापरिवर्तन लाने हेतु पारंपरिक, आधुनिक स्तर, अनुबंध आदि अनेक श्रेणियों की पहचान की है। अर्थव्यवस्था के विशिष्ट स्वरूप के विकास की व्याख्या करने के लिए शास्त्रीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक समाजशास्त्र को साथ लेते हुए मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था तथा वर्गीय विश्लेषण सिद्धांत तथा वेबर की संस्थानिक प्रमुखता पर जोर देते हैं। इसी प्रकार दुर्खीम की संरचना की अवधारणा संरचना के सिद्धांत के विकास में सहयोगी है, जिससे बाजार के व्यवहार 1.4 मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, सीमेल तथा अन्य विचारकों के आलेख समाज के आर्थिक व सामाजिक जीवन के गतिविज्ञान की व्याख्या करने वाली विविध परंपराएं समाज में विद्यमान हैं। आर्थिक समाजशास्त्र की आरंभिक विचारधाराओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन के स्वरूपों की व्याख्या करने वाली कार्ल मार्क्स की वर्गीय विभाजन वाली विचारधारा। यह विचारधारा व्यापक सामाजिक संरचना गतिविज्ञान की व्याख्या करती है, जिसके अनुसार संबंध भौतिक उपलब्धियों के इर्द गिर्द निर्मित होते हैं। वर्ग विभाजन, किराएदारी व लाभ प्राप्ति का उत्पादन, आर्थिक विविधताएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे पर पूंजीवादी संरचना का प्रभाव। संगठनों व संस्थानों के अध्ययन पर वेबर जोर देते हैं। यह संस्थानों तथा सामाजिक कर्ताओं जैसे राज्य, सामाजिक वर्गों आदि के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करता है। औद्योगिक रुचियों तथा कृषि सरोकारों के बीच अंतर की व्याख्या करता है। आर्थिक समाजशास्त्र की दूसरी विचारधारा अभिजात वर्ग के अध्ययन को केंद्र रखती है। अभिजात वर्ग के लोगों के आपस में संबंधों तथा सामाजिक संसाधनों पर उनकी एकाधिपत्यता का विवरण प्रस्तुत करती है। अभिजात वर्गों के लोग सामाजिक व राजनीतिक नेताओं से किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं तथा इन संबंधों के आधार पर किस प्रकार राष्ट्रीय नीतियों तथा व्यापार में बढ़त हासिल करते हैं। तीसरी विचारधारा संस्थागत विचारधारा है। दुर्खीम के अनुसार इस विचारधारा के अनुयायी विश्वासों, सामाजिक मिथकों, विचारों, अर्थव्यवस्थाओं की सामाजिक संरचना आदि का अध्ययन इस विधि से करते हैं। आर्थिक समाजशास्त्र अपनी निजी पहचान स्थापित करने में बहुत सुस्त रहा है, इसलिए वह समाजशास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाया है। 1.41 कार्ल मार्क्स। अब हम आर्थिक समाजशास्त्र की बौद्धिक व्याख्याओं की ओर रुख करते हैं। कार्ल मार्क्स के लेख आर्थिक समाजशास्त्र से जुड़े प्रमुख प्रश्न उठाता। उनके अनुसार मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण घटक श्रमिक है। अन्य सभी गतिविधियां मजदूर के इर्द गिर्द घटित होती हैं। अपनी प्रमुख पुस्तक कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने इस बात के लिए शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की आलोचना की है कि उन्होंने मालिक और मजदूर के बीच मौजूद टकराव का पर्याप्त वर्णन नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने मूलभूत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौलिक संस्थानों में मौजूद सामाजिक विसंगतियों पर विशेष जोर दिया है। दूसरे शब्दों में उसने उत्पादन के संसाधनों पर कब्जा किए बैठे पूंजीपतियों तथा मजदूरी पर गुजारा करने वाले श्रमिकों के सवाल पर विशेष रूप से जोर दिया है, जो वस्तुओं के उत्पादन तथा आय के बंटवारे से सीधा जुड़ा है।
1.42 मैक्स वेबर 18641920। 1890 के आरंभिक दशकों के दौरान मिल्स वेबर के शोध ने आर्थिक समाजशास्त्र के नारे में महत्वपूर्ण सैद्धांतिक सवाल खड़े किए, साथ ही उस महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया जो आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए गैर आर्थिक सांस्कृतिक तथा संस्थागत स्थितियों ने निगाही थी। गैक्स वेबर के शोध द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्प्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म को आधुनिक पूंजीवाद के उद्भव के सिद्धांत की आधारभूत उद्घोषणा के रूप में स्वीकार किया गया। अपने शोध में मैक्स वेबर ने यह प्रश्न उठाया, पूंजीवाद उसी में से क्यों उभरा जहां यह उत्पन्न हुआ था। मैक्स वेबर ने दावा किया कि अनेक समकालीन अर्थशास्त्री उन सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों के समझ नहीं पाए जिनमें पूंजीवाद का जन्म हुआ था। उन्होंने अनेक सभ्यताओं के सांस्कृतिक मूल्यों का पत्ता लगाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कद्दूरता की सोच ने कालदिनवाद को जन्म दिया जिसने पूंजीवादी विचारों की संरचना की। उनके अनुसार पूर्व निर्धारण के सिद्धांत ने अनेक लोगों को आर्थिक संपन्नता के मामले में चयनित होने के चिन्ह के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके पश्चात अनेक लोग अपने जीवन में मिले कार्यों को अपनियत के रूप में स्वीकार करने लगे। कालवाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए मेहनत करना, निवेश करना तथा मुनाफा कमाना या बचत करना आदि को लोग सफलता के घटकों के रूप में स्वीकार करने लगे और महत्वपूर्ण बनने के रास्ते तैयार करने लगे। उदाहरण के लिए, जो कठोर परिश्रम करते थे उन्हें पवित्र, ईमानदार तथा ईश्वरीय पक्ष के मानने वाले समझा जाने लगा। परिणामस्वरूप काम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तथा कम खर्चीला होने के कारण ऊंचे आर्थिक स्तर का प्रतीक बन गया। यद्यपि पूंजीवादी भावना अब केवल मुनाफा कमाने के बहाने तलाशने वाली मनोवृत्ति मात्र नहीं रह गई, बल्कि पूंजी के उत्पादन बढ़ाने वाले मामलों में उपयोग करने वाली मानसिकता के रूप में आदर पाने लगी। विलासिता तथा निजी सुख की सामग्री। 1.46 टेलकॉट पार्सनस 1902 से 1979 तथा नील्स मेल्सर 1930। अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के बीच संबंधों पर अपने पहले लेखों में टेलकॉट पार्सन ने प्रभावशाली नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स के विचारों से सहमत होते हुए अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए थे। पार्सन का मुख्य तर्क यह था कि समाजशास्त्र आर्थिक जीवन के संस्थानों की विश्लेषण करता है, अतः वह अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का पूरक तो हो सकता है, उसका विकल्प नहीं हो सकता। पार्सनस के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की उच्च स्तरीय समस्या का समाधान राजनीतिक क्षमता के पास नहीं है, क्योंकि वह निजी रुचियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती, न ही लोगों के प्राकृतिक व सहज उद्देश्यों से सरोकार रख सकती है, परंतु सामूहिक लक्ष्यों तथा साझे मूल्यों तक उसकी पहुंच संभव है। क्योंकि आर्थिक नियम व मान्यताएं भौतिक नियमों व मान्यताओं से भिन्न होते हैं, अतः उनमें ठोस वास्तविकता को आंशिक रूप से ही समाहित करने की क्षमता होती है। पार्सनस 1934। दूसरे शब्दों में आर्थिक नियम मानक होते हैं, खास स्थितियों में तार्किक क्रियाओं का प्रतीक होते हैं। उनकी अनुभवजन्य वैधता लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित होती है। इस अर्थ में अर्थशास्त्र पार्सन के अनुसार वास्तविकता से अलग होता है। पार्सन्स था स्टीन वेबलिन के संस्थागत अर्थशास्त्र का घोर विरोधी था। पार्सनस दो मामलों में संस्थागत अर्थशास्त्र से अपने ऐतराज दर्ज करता है। पहला, संस्थागत अर्थशास्त्र की सिद्धांत विरोधी प्रकृति। सामान्यीकृत उग्र अनुभववाद के नाम पर संस्थागत अर्थशास्त्र विश्लेषणात्मक सार ग्रहण की वैधता से इनकार करता है। दूसरे, प्रौद्योगिकी को संस्थान के रूप में मानने पर जोर देने की प्रवृत्ति तथा सांस्कृतिक मानकों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति। पार्सन्स 1976 से 179। उसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सीमा थी लक्ष्यों को शामिल नहीं करना। इसमें लक्ष्यों की जांच पड़ताल का काम शामिल नहीं है, जो निश्चित रूप से व्यक्तिवाद की ओर ले जाता है। यह पहले से ही मानकर चला जाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य स्वतंत्रता पूर्वक आपसी संपर्कों से स्वयं परिभाषित करते हैं। इस बिंदु पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती, यह सोचने के पीछे कोई कारण नहीं होता कि व्यक्तियों के अंतिम लक्ष्य आपसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि विभिन्न व्यक्तियों के लक्ष्यों के बीच सहयोग एकीकरण के लिए कोई मौजूद नहीं होता तो समाज का खतरा उठाना एक विवाद मात्र बनकर रह जाता है तथा व्यक्तियों बीच प्रतियोगिता की स्थिति बनी रह जाती है। योजक चिन्ह। अपनी पुस्तक द इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956 में पार्सन्स और स्मेल्सर ने सुझाव दिया है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों को सामाजिक प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत के एक हिस्से के रूप में समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था एक सह प्रणाली है जिसके अन्य तीन सह प्रणालियों राजनीति, एकीकृत सह प्रणाली तथा सांस्कृतिक